Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. In the last video we talked about refraction of light through a rectangular glass slab and मैंने उस टॉपिक में बिल्कुल आपको PhD करा दिया था. आज के इस वीडियो में we are going to do a PhD on refraction of light through a prism. आज के इस वीडियो के बाद आप आपके नाम के सामने डॉक्टर इन प्रिज्म लगा सकते हो, क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आईसीएसई में या सीबीएसई में एंड आपसे ना हो, इस वीडियो के बाद इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रिज्म. प्रिज्म बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है. हम इसे धीरे धीरे पॉइंट वाइज समझने वाले हैं. एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, वो पॉइंट आपको लिखाऊंगा. समझना है अच्छे से आपको एंड लिखना है. सबसे पहली बात, व्हाट इज अ प्रिज्म. किस चीज को प्रिज्म बोलते हैं भाई? देखिए, प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि ग्लास से बना होता है, एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम मतलब एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा डिवाइस है जिससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. अब प्रिज्म में कितने सर्फेसेस होते हैं? जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में हमने दो पैरेलल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा था. अब कैसा होगा? पहली बात, मैं आपको प्रिज्म का 3D डायग्राम दिखाता हूं एंड फिर हम क्या डायग्राम बुक में ड्रॉ करें, बुक में कैसा दिया रहता है वो दिखाते हैं. अगर प्रिज्म को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, एंड ऐसा ही एक सिमिलर ट्राइंगल पीछे कर लिया आपने. अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो एंड इसको ज्वाइन कर दो. ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है दिस इट इज अ प्रिज्म. ठीक है. अब आप मुझे बताइए कि इसमें कितने सरफेसेस है. आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो कितना, एक ट्रायंगुलर सरफेस सामने, एक ट्रायंगुलर सरफेस पीछे, एक रेक्टेंगुलर सरफेस इधर. एक मैं रेक्टेंगुलर सरफेस बता रहा हूं, ट्रायंगुलर तो एक या दो पीछे देख लिए, एक रेक्टेंगुलर ये वाला है ना. अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो नाम से समझ पाओगे क्या? एक सरफेस है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगुलर. एक पीछे वाला सरफेस ई एफ डी. देखिए पीछे वाला सरफेस ई एफ डी, तो दो सरफेसेस तो ट्रायंगुलर है. एक सरफेस ये वाला ए बी एफ ई, कुछ ऐसा दिख रहा है ये, ए बी एफ ई. एक ये वाला सरफेस ए सी डी ई दिख रहा है आपको, ए सी डी ई, कुछ ऐसा दिख रहा है यहां पे ये ए सी डी ई, है ना. एंड एक फाइनली बी सी डी एफ. एक फाइनली क्या? बी सी डी एफ. सो व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रिज्म का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट. किस चीज से बना है? व्हाट इज प्रिज्म मेड अप ऑफ? अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास. सो पहला पॉइंट, पहले मैं लिखूंगा फिर आप समझ के लिखना. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ठीक है, बिल्कुल. आप चेक करना कि मैं ठीक लिख रहा हूं कि नहीं. अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्यों बोला? एक एक लाइन को समझना है. ट्रांसपेरेंट बिकॉज मेड अप ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्योंकि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय हाउ मेनी सर्फेसेस? बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस. बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस. Out of these 5 plane surfaces, how many surfaces are triangular? Out of these 5 plane surfaces, 2 surfaces are triangular. And how many surfaces are rectangular? 3 surfaces are rectangular. And out of these 3 rectangular surfaces, ये जो base है B C D है, this is the base. This is known as the base of the prism. So base is one rectangular. And what are these other 2? A C, ये दो जो surfaces है rectangular surfaces, these surfaces are refracting surfaces. Refracting surfaces because इन्हीं दो surfaces से refraction होगा. कौन से surface से refraction होगा? एक तो ADFB और एक AEDC. ये दोनों surfaces से actually में refraction होगा. ray of light आके इस surface में strike करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर इस surface से finally बाहर आएगा. Right? So what is a prism? मैं मिटा रहा हूं. A prism is a transparent refracting medium bounded by how many surfaces? 5 plane surfaces. Bounded by how many surfaces? 5 plane surfaces.
आउट ऑफ दिस 5 प्लेन सर्फेसेस 2 आर ट्रायंगुलर, 3 आर रेक्टेंगुलर, एंड ये 3 रेक्टेंगुलर में भी कितने रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, कितने सर्फेसेस से रिफ्रैक्शन होंगे? रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में कितने सर्फेस में रिफ्रैक्शन हो रहे थे? 2, बट वो दोनों सरफेस आपस में पैरेलल थे। देखिए प्रिज्म को आपको रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से कंपेयर कर करके बनना है। इसमें कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए? इसमें से 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस तो रिफ्रैक्टिंग होंगे एंड एक सरफेस होगा जो बेस ऑफ द प्रिज्म होगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। आई होप दैट इज क्लियर। It's a transparent refracting medium bounded by 5 plane surfaces, and 2 surfaces, 5 plane surfaces, 2 are triangular, 3 are rectangular. So I'll draw it again. So these are the 2 triangular surfaces. This is one rectangle, as you can see. This is another rectangle, as you can see, and that is the base of the prism, right? Okay. अब यहां पे देख सकते हो तुम, ये जो सरफेस है दैट इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस सरफेस इज अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एक एंगल है। ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है, ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कुछ ऐसे है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और एक बात, अगर हम प्रिज्म को ऐसे वर्टिकली ऊपर से काटेंगे, अगर ऐसे वर्टिकली काटेंगे तो ये सामने से ऐसा एक ट्रायंगुलर दिखेगा। अगर मैं इस प्रिज्म को 3D में देख रहा हूं तब तो ये 3D सरफेस है, बट अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक ट्रायंगल दिखेगा। तो उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर प्रिज्म को हम वर्टिकली काटे एंड सामने से देखें हमें सिर्फ एक ट्रायंगुलर दिखेगा। तो ये जो प्रिज्म है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट शेप? इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। It is triangular in shape. That is the reason we will represent this 3D prism on our copy. We will not draw the 3D prism. The representation of the prism is just like this. इसलिए बुक में भी ऐसे triangle ABC से given है, right? So this is all about prism. मतलब not all about, just the definition of prism. So पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं, right? So हम prism को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम prism को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह A B C. Out of this AB and AC are refracting surfaces. AB and AC, these are refracting surfaces. These are refracting surfaces of the prism, and BC is the base of the prism. BC is the base of the prism. I hope that is clear. And these 2 refracting surfaces, are they parallel? But in case of a rectangular glass slab, as you can see, in case of a rectangular glass block, the refracting surfaces AB and CD are parallel to each other. But here the refracting surfaces are not parallel; they are non-parallel. इनके बीच का एक एंगल है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. सो ऑन द सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट दैट डाउन. पहले पॉइंट में हमने सिर्फ प्रिज्म का डेफिनेशन डिस्कस किया. अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस. 2 are triangular and 3 are rectangular, and out of 3 rectangular surfaces, 2 rectangular surfaces are refracting surfaces, and one is the base of the prism. So what is the shape of the base of the prism? It is again rectangular in shape. So इसको define करते हैं. The angle between the non-parallel refracting surfaces, the angle between the non-parallel refracting surfaces is known as refracting angle, या फिर it is known as the angle of prism, या फिर it is known as the angle of prism, या फिर sometimes it is also known as the apex angle, and it is denoted by capital A. 3 नाम है इसका, आउट ऑफ विच ICSE रिफ्रैक्टिंग एंगल यूज करना पसंद करता है, कभी कभी एंगल ऑफ प्रिज्म यूज करता है. एंगल बिटवीन द नॉन पैरेलल सर्फेसेस इज नोन एज दिस. जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द डायग्राम इटसेल्फ, कि अगर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट रे आके गिरा, अगर एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट आके प्रिज्म के किसी भी एक सरफेस में गिरा, सो व्हाट विल हैपन टू इट. जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में भी देखा था, यहाँ पे भी देखेंगे एंड रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के साथ कंपेयर करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, इसके साथ कंपेयर करके चलेंगे. A B C D
So a monochromatic ray of light falls on a rectangular glass block and falls on a prism. What is the difference and what happens? So पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको तो हमें पता है. फर्स्ट सरफेस में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. अगर यहाँ पे ये एबीसीडी नहीं होता तो क्या ये स्ट्रेट चला जाता? बिल्कुल. बट अब तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सिमिलरली यहाँ पे भी वी वांट टू ड्रॉ अ नॉर्मल. हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहाँ पे आई, यहाँ पे आर. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. नाउ दिस रे ऑफ लाइट, लेट्स कॉल दिस PQ. इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर it's moving from rarer medium to denser medium. One second. So sorry for that. So now it's moving from rarer medium to denser medium. क्या होगा इसका? It will bend towards the normal. अब क्या ये रिफ्रैक्टेड रे मेरे बेस के साथ पैरेलल होगा हमेशा? देखिए बुक में जो डायग्राम गिवन रहता है उसमें ऐसा लगता है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के साथ पैरेलल होगा हमेशा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल होगा. दो कंडीशन से पैरेलल होने के लिए जो हम बाद में समझेंगे. तो अभी तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं. क्या हुआ? इसने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया. ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, बहुत अच्छा. अब इस पॉइंट में हमें फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के लिए इस पॉइंट में हमें फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. बट यहां पे डिफरेंस देखिए, ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सरफेस. एंड ये एंगल R2, यहाँ पे R1 और R2 इक्वल है क्योंकि AB एंड CD पैरेलल सरफेसेस थे. बट अगर ये R1 है मैं इसको R2 बोल रहा हूं तो यहाँ पे R1 और R2 इक्वल नहीं है क्योंकि AB एंड CD आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. अ रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस AB. अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो क्या ये ऐसे स्ट्रेट चला जाता? दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. इन दोनों के बीच का, इसको हटा देते हैं अभी. इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस. अब ये PQ, अब ये QR हो गया. अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. नाउ इट इंसिडेंस ऑन द सरफेस AC. अगर यहां पे ये इंटरफेस AC नहीं होता तो क्या ये ऐसे स्ट्रेट चला जाता? बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता. बट क्योंकि यहां पे इंटरफेस AC है एंड नाउ द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना. सो इट बेंड्स away from the normal. Angle of deviation कितना है? This is the original direction of propagation and this is the new direction of propagation. So this is the angle of deviation delta 2. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. And angle of emergence किसको बोलते हैं? Angle between the normal and the emergent ray. This entire angle is E. This is my emergent ray and this is my incident ray. As you can see in this diagram, in case of a rectangular glass block, refraction of light occurs at the parallel surfaces, hence incident ray is parallel to emergent ray. In case of a prism, refraction of light occurs at the non-parallel surface, hence incident ray is not parallel to emergent ray. There is a net angular deviation. I am going to erase this and इसको मैं भी और deeply बताता हूँ. ठीक है? So this is one diagram जो आपको draw करना चाहिए. बुक में ऐसा डायग्राम गिवन नहीं है. ठीक है, बुक में बहुत ही घटिया सा कुछ किया हुआ है. अब अगर इस वाले को हम बैकवर्ड ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, कब डॉटेड दिखा रहे हैं? जब वो एक्चुअली में उधर नहीं है. तो अगर ये डेल्टा 2 है, देखिए ये डेल्टा 1 है एंड ये डेल्टा 2 है. दोनों डेविएशंस, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द सेकंड सरफेस, दोनों कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. उसमें क्या हो रहा था? एक डेविएशन क्लॉकवाइज, एक डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे दोनों डेविएशन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट इज डेल्टा 1? अगर मैं सरफेस AB की बात करूं, सरफेस AB में जो मेरा डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 इज एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस एंड उसका डायरेक्शन या डिस्टेंस कितना है? क्लॉकवाइज. एंड व्हाट इज R1? R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस. एंड सरफेस AC की बात करूं तो डेल्टा 2 एंगल ऑफ डेविएशन एट द सेकंड सरफेस, that is also clockwise, and R2 angle of deviation, angle of refraction of the second surface. I hope this is clear. मैं इसको मिटा के फिर से ड्रॉ करूंगा एंड फिर आपको कंक्लूड करूंगा. चलिए, ये वाला डायग्राम सीखने के लिए एक बार हमें रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से इसको कंपेयर कर लेना चाहिए.
ये मेरा प्रिज्म, आईसीएसई में पूछा गया क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एंड ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ए बी सी डी। कंसेप्चुअली समझ लीजिएगा, लिखने में फोकस मत कीजिए। एक बार ये कंसेप्चुअली समझ आ गया, आपको इस जिंदगी में इसका कभी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, अ मोनोक्रोमेटिक ले ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो इस पॉइंट में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज माई इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे। A monochromatic light is also incident on a prism. This is the normal. This is angle of incidence, incident ray. As you can see, अगर यहां पे इंटरफेस AB नहीं होता, अगर इंटरफेस AB नहीं होता तो क्या ये इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट चला जाता? सिमिलरली अगर ये AB इंटरफेस यहां पे नहीं होता तो क्या ये इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट चला जाता? बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि यहां पे इंसिडेंट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? रेयर से डेंसर, एयर टू ग्लास है ना, एयर से ग्लास में जा रहा है, रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे जो रे ऑफ लाइट है, लेट्स कॉल दिस PQ, लेट्स कॉल दिस PQ, यहां पे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस बी R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस बी R1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में PQ बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे एंगुलर डेविएशन कितना है? यहां पे एंगुलर डेविएशन इज दिस वन, डेल्टा 1, एंड डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है? डेल्टा 1 का वैल्यू ये पूरा I है, तो ये पूरा I होना चाहिए, इतना सा R1 है, सो दिस इज I माइनस R1। एंड उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहां पे एंगुलर डेविएशन कितना है? दिस इज द एंगुलर डेविएशन, एंड ये एंगुलर डेविएशन का वैल्यू कितना होगा? दिस विल आल्सो बी I माइनस R1, बिकॉज I इज इक्वल टू डेल्टा 1, I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दिस इज आल्सो I माइनस R1 क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे भी अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें तो I माइनस R1 क्लॉकवाइज। देखिए अब तक सेम है। अब इस पॉइंट में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। अब यहां से डिफरेंस स्टार्ट होता है। अगर ये एंगल R1 है, इस एंगल को भी R1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बट अगर ये R1 है एंड मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, सो दिस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, क्योंकि AB एंड CD पैरेलल नहीं है। बट दिस R1 हैज टू बी इक्वल टू दिस R1 बिकॉज AB एंड CD आर पैरेलल। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये तो जस्ट ऐसे ही निकल जाएगा। So in this case, angle of incidence is equal to angle of emergence, पहली बात। Angle of refraction at both the surfaces are equal in value and opposite in direction. Angle of deviation at both the surfaces are equal in value, but the first one is clockwise and the second one, as you can see, the second one is anti-clockwise. This is the original direction of propagation, this is the emergent direction, this is anti-clockwise. That means in this case, the net angular deviation is 0. In this case, the net angular deviation will not be 0, because as you can see, ये तो this is the original direction of propagation and this is the actual direction of emergence. ये मेरा डेल्टा 2 है। अगर ये डेल्टा 2 है तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे बुक में, इसलिए ये डेल्टा 2 है तो इस दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट डेल्टा 2, इसलिए बुक में यहाँ पे डेल्टा 2 शो किया जाता है, इसको शो ही नहीं किया जाता, राइट। एंड ये दिस इज माय एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो क्या यहाँ पे I इक्वल टू है? बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते। क्या R1 इक्वल टू R2 है? बिल्कुल नहीं। क्या डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 है? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे सारे इक्वल है। ये क्यों इक्वल हुआ R1 इक्वल टू R2? इसके लिए। ये क्यों इक्वल हुआ? इसके लिए। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस हो सकता है जो ऐसा दिखता है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प, the incident ray is parallel to the emergent ray and there is no net angular deviation. In case of a prism, the incident ray and emergent ray are not parallel to each other, there is a net angular deviation. यहाँ पे एक net angular deviation आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार फ्रेश करता हूँ सॉल्विंग पर्पस के लिए, राइट। आपका क्लियर होगा कि आपको ये डायग्राम कैसे शो करना है। हमें कुछ रिलेशंस ऑब्टेन करने में, मैं थोड़ा सा लार्ज दिखा रहा हूँ इसको।
सो दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड ऐसे इंसिडेंट हुआ. फॉर द टाइम बीइंग दिस इज माय एंगल आई, दिस इज पी क्यू. नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. मैं ऐसे थोड़ा सा ऑलमोस्ट पैरेलल दिखा रहा हूँ, बट ये पैरेलल हमेशा हो जरूरी नहीं है, बस कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा सा प्रूफ करने में मुझे इजी होगा इसलिए. बट मैंने नहीं बोला कि ये पैरेलल है, मैं स्ट्रेट दिखा रहा हूँ, राइट. सो अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस. इसको एक्सटेंड कर देते, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1. अब दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दिस इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2. इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, ये डेल्टा 2 है तो ये भी डेल्टा 2, एंड ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, तो ये कितना, ये डेल्टा, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है ना. ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उसकी वजह से. एंड व्हाट इज माय एंगल ऑफ इमर्जेंस? सो बुक में आपको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा सिंप्लीफाइड. गॉट इट? एंड दिस इज R2. लेट्स डू वन थिंग, RS. सबसे पहली बात, ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 है. सो AQR की बात करें, ट्रायंगल AQR, ट्रायंगल AQR, दिस इज माय एंगल ऑफ प्रिज्म. ये पूरा 90 है, इत्तू सा R1 है, सो व्हाट इज एंगल AQR? ये पूरा 90, इत्तू सा R1, सो रिमेनिंग 90 माइनस R1. अच्छा देखो, ट्रायंगल ARQ, ये पूरा 90, बिकॉज दिस इज नॉर्मल ना, ये पूरा 90 है, इत्तू सा R2 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 90 माइनस R2. इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक प्रिज्म रिलेशन आ जाएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. दिस इज A माइनस R1 माइनस R2 प्लस 90 इज 180 इज इक्वल टू 180. 180 ने 180 को मार दिया, R1 R2 उधर चला गया, सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. आई होप आपको पहला वाला जो प्रिज्म रिलेशन है बहुत ही क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए जो सेकंड रिलेशन है, यहां से देखिए, एंगल I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 बोल सकता हूं मैं, वर्टिकली ऑपोजिट. एंगल I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1. क्यों? रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड आप सिमिलरली क्या बोल सकते हो? एंगल E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2. एंगल E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर दोनों को सम कर दिया जाए, सो दिस विल बी I प्लस E, दिस विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड दिस विल बी R1 प्लस R2. आपके बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन दिया होगा, ये क्वाड्रिलेटरल लेके, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं तो बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ. व्हाट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज द नेट डेविएशन, है ना. दिस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दिस इज द नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन डेल्टा. एंड व्हाट इज R1 प्लस R2? हमने जस्ट प्रूव किया, R1 प्लस R2 इज A. सो दिस इज द सेकंड प्रिज्म रिलेशन. सो व्हाट आर द प्रिज्म रिलेशंस, मतलब प्रिज्म फॉर्मूलाज? पहली बात, एंगल ऑफ प्रिज्म A is angle of refraction at the plus is the sum of angle of refraction of both the surfaces. इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंड वर्टिकली ऑपोजिट यूज करके I प्लस E इज A प्लस डेल्टा. यहां से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कितना आता है? डेविएशन क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस से. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन? दैट इज I प्लस E माइनस A. एंड हम क्या बोल सकते हैं? इन केस ऑफ अ प्रिज्म, the incident ray is not parallel to the emergent ray. That means there is a net angular deviation, है ना. This is the original direction of incident ray, this is the direction of emergent ray. उनके बीच का जो एंगल है उसी को बोलते हैं net angular deviation. So the angle between the direction of incident ray and emergent ray is known as net angular deviation, right? एक और पॉइंट मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, ये जो प्रिज्म है इसको हमने कहां पे रखा था? दिस प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, मतलब दिस प्रिज्म इज केप्ट इन अ रेयर मीडियम. इस प्रिज्म का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको रखा गया एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद से कम है. तो क्या हुआ? ये जो रे ऑफ लाइट आया PQ, इसको इसने कहां डेविएट किया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड ये जो आया इसको कहां पे डेविएट किया? सॉरी, इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट जो भी हो, पहले ये PQ इधर जाना चाह रहा था,
इसको उसने इधर डेविएट कर दिया, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब टुवर्ड्स द बेस डेविएट किया। एंड ये वाला इधर जाना चाह रहा था, इसको भी इसने इधर डेविएट किया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, अ प्रिज्म ऑलवेज डेविएट्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। ऐसा बुक में लिखा रहता है, बट ऑलवेज बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रिज्म को हमने किसी रेयर मीडियम में रखा है। अगर प्रिज्म को ऐसा मीडियम में रखा है, मतलब अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म से ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले वाले में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द बेस चला जाएगा ना। देखिए ये जो PQ आया, ये जाना चाह रहा था किधर, ये जो PQ आया, आई शो यू वंस अगेन, जितनी बार मैं डायग्राम दिखाऊंगा उतनी बार आपको क्लियर होगा। सो ये PQ आया, ये जाना चाह रहा था, दिस इज द नॉर्मल, इट वांटेड टू मूव इन दिस डायरेक्शन बट एक्चुअली इट हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। सो डेविएट कहां पे हुआ, क्लॉकवाइज, मतलब टुवर्ड्स द बेस, इधर जाना चाह रहा था, डेविएट हुआ इधर। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट, ये जाना चाह रहा था तो इधर, बट एक्चुअली गया किधर, मतलब फिर से टुवर्ड्स द बेस। बट अगर ये डेंसर होता, ये रेयर होता, अगर ये डेंसर होता, ये रेयर होता, तो क्या होता, ये कहां पे जाता, डेंसर टू रेयर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर चला जाता, मतलब अवे फ्रॉम द बेस चला गया। तो हमें बोलना चाहिए प्रिज्म केप्ट इन अ रेयर मीडियम ऑलवेज बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। सो बुक में लिखा रहता है प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द बेस, हमने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको। मैं बोल रहा हूँ कि प्रिज्म केप्ट इन अ रेयर मीडियम, तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो, ये सब नोट कर लो। एंड एंगल ऑफ डेविएशन का फाइनली फॉर्मूला कितना आया, एंगल ऑफ डेविएशन आया I + E - A, ठीक है। आई थिंक दिस इज फिफ्थ, कितना पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा शायद, थर्ड या फोर्थ, एक बार नंबरिंग ठीक कर लेना। तो मैं वही लिखना चाह रहा हूँ, आई थिंक फोर्थ होगा। सो वी वांट टू राइट दिस दैट अ प्रिज्म केप्ट इन एयर ऑलवेज, और केप्ट अ प्रिज्म केप्ट इन अ रेयर मीडियम, सिर्फ ये नहीं, केप्ट इन अ रेयर मीडियम always bends a ray of light towards its base. A prism kept in a rarer medium always bends a ray of light towards its base. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि एक प्रिज्म में लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंस में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट देयर इज अ नेट एंगुलर डेविएशन। एंड इन केस ऑफ अ प्रिज्म रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम द नॉन पैरेलल सर्फेसेस। सो इन अ प्रिज्म रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम नॉन पैरेलल सरफेस and hence incident ray is not parallel to emergent ray, है ना। Rather what happens, the emergent ray is deviated towards the base, rather emergent ray is deviated towards the base of the prism. I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा, पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ICSE, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। हमने जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकाला है, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकाला है I + E - A। अब मैं पहले ही बता दूं, देखिए इस फॉर्मूला से ऐसा लग रहा है दैट एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों तो सही है, बट एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन में I तो ठीक है, A तो ठीक है, E को ना हमें I के टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि I अगेन डिपेंड्स अपॉन E। देखिए अगर हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फिर बोलेंगे कि डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो I भी E के ऊपर डिपेंड करता है। अगर E चेंज करेंगे तो डेविएशन तो चेंज होगा ही, बट I भी चेंज हो जाएगा। हम ऐसा फैक्टर्स चाहते हैं कि एक फैक्टर चेंज करके सिर्फ दूसरा फैक्टर चेंज हो, मतलब I चेंज करेंगे तो डेल्टा चेंज हो, E एंड A कांस्टेंट रहे। बट अगर हम I चेंज करेंगे तो E भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि I तो E के ऊपर डिपेंड करता है। जो एंगल में इंसिडेंट करेगा उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि कितने एंगल में इमर्ज कर रहा है।
So actually this is not the complete formula. This is in terms of E. We should bring the formula in terms of I. We should bring the formula in terms of I. मतलब ये पूरे फॉर्मूले में E को हटा के I लाना चाहिए, E को फॉर्मूले से एलिमिनेट करना चाहिए एंड I को इंट्रोड्यूस करना चाहिए E के जगह। अब दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग इट मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड उसमें ऐसे मैथ्स आ जाएंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, एंड जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उससे भी हम कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा सिंपल आ जाए कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी ग्राफ टाइप, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो इन सबको तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, y प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बट वो कुछ साइन इनवर्स ऑफ कुछ आ जाएगा जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वैसे टाइप के ग्राफ्स को कंप्यूटर में इंटरप्रेट किया जाता है, तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन है उसे भी हमें एक्सपेरिमेंटली समझना पड़ेगा। हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं कर सकते। सो द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इज i प्लस e माइनस a, दैट्स फाइन, बट जब हम फैक्टर्स देखेंगे तो उसको हमें एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। तो प्लीज फोकस। तो हम क्या करना चाहते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। The topic is factors affecting angle of deviation, एंड ये कैसे अफेक्ट करते हैं ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि आईसीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक वियर्ड टाइप का ग्राफ दिखाऊंगा। ये ग्राफ कैसे आया अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, वो इक्वेशन जो फाइनली सॉल्व करके आएगा ना, ई को जब हम आई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्लास 11-12 का लेक्चर होता है तो मैं उनको थोड़ा बता भी देता हूं, बट 10th के लेक्चर में वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। प्रोसेस में आपको बता दो कि ई को हम आई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जो एक बहुत ही गंदा दिखने वाला फॉर्मूला आएंगे उसको हम कंप्यूटर में पुट करेंगे। Even the greatest mathematician on this planet cannot interpret that, because that is sine of some sine inverse type of बेकार function that can only be interpreted with the help of a computer। उसको कंप्यूटर में प्लॉट करेंगे and then we'll get a graph। जो ग्राफ हमें मिलता है वो हम बताएंगे। So we want to draw a graph between angle of deviation and angle of incidence, and इस ग्राफ को मैं बोलता हूं नाइकी ग्राफ। नाइकी का सिंबल देखा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। सो ये ग्राफ भी कुछ ऐसा होगा। माइंड इट दिस ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला, ठीक है। कुछ ग्राफ्स अगर ऐसा होता है तो उसको पैराबोला लगता है, बट ये पैराबोला नहीं है। चलिए अब इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। तो ग्राफ ऐसा आया, तो देखिए जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इतना है तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना है। देखिए जब एंगल ऑफ डेविएशन इतना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते एक मिनिमम वैल्यू आ गया, उसके बाद देखिए फाइनली इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद फाइनली इंक्रीज होना स्टार्ट किया उसने। तो इस ग्राफ से देख सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। मतलब पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, then reaches the minimum value after which it increases। मैं आपको जैसा बता रहा हूं आपको वैसा याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको हम मैथमेटिकली इंटरप्रेट नहीं कर सकते अभी फिलहाल, ओके राइट। अप टू क्लास 12 एंड इवन अप टू लाइक एमएससी वगैरह में भी जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कंप्यूटर से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीजेस। सो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट decreases
सबसे पहले तो वो डिक्रीज करता है, देन रीचेज अ मिनिमम वैल्यू, then reaches a minimum value, and after which it increases. ICSE का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार उसने पूछा है, हाउ डज एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन. दिस इज द ग्राफ, and on increasing the angle of incidence, angle of deviation first decreases, then reaches the minimum value, and finally it increases. So this is the factor and this is the graph. Now we want to see some important conclusions from the graph. पहले आप इतना नोट कर लो, पहले आप इतना नोट कर लो, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको मिटाऊंगा. कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ग्राफ के बारे में ड्रॉ करना चाहते हैं. ओके, सो फ्रॉम ग्राफ हम कुछ इन्फरेंस देख सकते हैं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ, some important points about this graph. सबसे पहली बात, this graph is not a parabola and even this graph is not symmetric. ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के अबाउट ये जितना है वो भी उतना होना पड़ेगा. This is asymmetric graph. इधर थोड़ा सा tilted towards the right होता है ये ग्राफ. ये भैया आपको कैसे पता? ये जब कंप्यूटर में प्लॉट किया जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने लिया है और उन्होंने बताया है कि सबसे पहला जो पॉइंट है, this graph is not a parabola. This graph is not a parabola. Second is, it is asymmetric. This graph is asymmetric. That means it is tilted towards right. Tilted towards right. कुछ घटिया किताबों में बिल्कुल सिमेट्रिक कर दिया जाता है. So actually this graph is asymmetric. It is tilted towards right. जो थर्ड पॉइंट है, that is very important. अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन सिलेक्ट करूं, मान लीजिए ये कुछ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन है, एंड वहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, तो ये ग्राफ को दो पॉइंट्स में कट करेंगे. सो इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट विल कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स. वो ये शो करता है दैट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन ये 30 डिग्री है, तो देखिए 30 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के कितने वैल्यूज है? 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस के कितने वैल्यूज है? 2. एक और एंगल ऑफ डेविएशन चूज कर ले, मान ले ये 25 डिग्री है. अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो देख ग्राफ को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है. मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, सॉरी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक I1 एक I2. ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको थोड़ा समझते हैं. देख ग्राफ कैसा होगा, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ. ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट सेम हो सकता है ये एंड ये, बट ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा टुवर्ड्स राइट, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा. समथिंग लाइक दिस, है ना? ऐसा नहीं है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट आप ज्यादा दिखा दो, इसको कम. समथिंग लाइक दिस. तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें कोरस्पॉन्डिंग, तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देख, जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज I प्लस E माइनस A. एक वैल्यू लेके समझते हैं. मान लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है मेरा कुछ 70 डिग्री, मान लेते हैं कि ये 70 है, तो मान ले कि ये कितना है, ये कुछ है 20 डिग्री एंड ये कुछ है मेरा ये 30 डिग्री, ये कुछ है मेरा 50 डिग्री एंड ये कुछ है 10 डिग्री. सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज अ कांस्टेंट वैल्यू. एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री है, इसका मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तब एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? 50 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 70 डिग्री. तो क्या मैं ये सेम एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता हूं अगर एंगल ऑफ डेविएशन को मैं 50 कर दूं एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 हो जाए? सो 50 प्लस 30 माइनस 10. सो 70 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 माइनस 10 और 50 प्लस 30 माइनस 10. मतलब अगर ये प्रिज्म है, अगर मैं 30 डिग्री में इंसिडेंट करूं,
अगर मैं 30 डिग्री में इंसिडेंट करूं तो इमर्ज कितने में होगा? इमर्ज हो रहा है 50 डिग्री में, एंड एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 70 डिग्री। अगर इस साइड से देखा जाएगा, मैं 50 डिग्री में इमर्ज करूं, इंसिडेंट करूं, तो इमर्ज कितना होगा 30 डिग्री में, एंगल ऑफ डेविएशन फिर भी कितना होगा? 70 डिग्री। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन there are two values of angle of incidence. There are two values of angle of incidence. Why? Because one of them is angle of incidence, another is angle of emergence. If I incident at 30 degree, emerge कितने में होगा? मान लीजिए 50 डिग्री, डेविएशन कितना है? 70। तो ऐसा नहीं तो हो सकता है ना कि मैं इंसिडेंट ही करूं 50 में तो इमर्ज होगा 30 में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ग्राफ से भी ये क्लियर है एंड इस एग्जांपल से भी ये क्लियर होना चाहिए। सो मैं इसी को लिख रहा हूं, सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितने वैल्यूज है एंगल ऑफ इंसिडेंस के? 2, एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डेविएशन। देखिए मिनिमम का, अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो तो वो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस में हो सकता है। देखिए, सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, there are two values of angle of incidence. There are two values of angle of incidence except minimum deviation. एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो वैल्यूज है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, उसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है। बट जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तब वो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस में होगा, क्योंकि उस टाइम पे देखिए जितना मैं पास ला रहा हूं ये वाला वैल्यू, तो ये 2 पॉइंट में कट कर रहा है, ये I1 है, ये I2 है। बट एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम होगा तब एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। फॉर एंगल ऑफ डेविएशन टू बी मिनिमम इट कट्स द ग्राफ एट 1 पॉइंट, मतलब एक यूनिक वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि उस टाइम पे I एंड E इक्वल होगा, वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो 4th पॉइंट में हम क्या डाल सकते हैं? 4th पॉइंट इधर, एंड द ग्राफ इज दिस, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कैसा होगा? नाइकी सिंबल। सो अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं फॉर मिनिमम डेविएशन, दिस इज मिनिमम डेविएशन, तो ये कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होंगे? सिर्फ एक, क्योंकि I एंड E आपस में इक्वल होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, for value of minimum deviation, there is only one angle of incidence, because the angle of incidence is equal to the angle of emergence. उतना समझ में नहीं आया होगा ग्राफ से, अब मैं थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली दिखाता हूं। पहले ये सारे पॉइंट्स आप नोट करो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ वेरी वियर्ड मैनर, एंड व्हाट इज दैट डिपेंडेंस? विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, देन बिकम्स मिनिमम, आफ्टर व्हिच इट फाइनली इंक्रीजेस। फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट inference can be drawn? This graph is not a parabola. This graph is not symmetric. It is asymmetric. It is tilted towards right. For any particular value of angle of deviation, there are two values of angle of incidence. But for the value of minimum deviation, there is only one value of angle of incidence, because I is equal to E. Now, why is I equal to E for minimum deviation? Let's see that. पहले इतना नोट कर लेते, पहले इतना नोट कर लो, राइट? मिटा रहा हूं, ये फर्स्ट फैक्टर ही हम देख रहे हैं, बट हमें क्या पता है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी want to find minimum deviation.
अच्छा, इस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट आई का होल स्क्वायर। रूट आई का होल स्क्वायर मतलब आई लिखा जा सकता है, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल ई को लिखा सकता है कि रूट ई का होल स्क्वायर माइनस ए। अरे बात तो सेम ही है ना, आई मतलब रूट आई का होल स्क्वायर, ई मतलब रूट ई का होल स्क्वायर, बस हमने ऐसा लिख दिया। कैसे फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। अब एक काम करते हैं, डेल्टा ये रूट आई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस रूट ई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, हमें ना माइनस 2ab भी चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 रूट आई इंटू रूट ई। बट अचानक से ये कैसे ला सकते हैं, ये थोड़ी ना था, तो एक काम करते हैं माइनस 2 रूट आई इंटू रूट ई प्लस 2 रूट आई इंटू रूट ई माइनस ए। डोंट यू थिंक ये माइनस 2 रूट आई इंटू रूट ई, इसने इसको मार दिया, फिर से यही हो गया, सेम ही है ना। इनिशियली मेरे पास था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई को हमने लिखा रूट आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई ई को लिख सकते हैं रूट ई का होल स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है, माइनस ए। अब रूट आई का होल स्क्वायर प्लस रूट ई का होल स्क्वायर, इतना तो सेम था, हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया जबरदस्ती माइनस 2 रूट आई रूट ई। ये थोड़ी ना ला सकते हो आप जबरदस्ती, बट जैसे ही हमने माइनस 2 रूट आई रूट ई किया, फिर से प्लस रूट आई रूट ई किया, तो ये कट जाएगा फिर से, तो पहला वाला रिस्टोर हो जाएगा। अब ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इतना अब क्या लिख सकते हो, अगर इसको ग्रुप कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या इसको लिखा जा सकता है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस 2 रूट आई इंटू रूट ई माइनस है। सो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे डेल्टा को मिनिमाइज करना है। अगर मैं डेल्टा का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ये राइट साइड में जितने भी क्वांटिटीज है इनको मिनिमम होना पड़ेगा। डेल्टा इज इक्वल टू राइट साइड वाले क्वांटिटीज। अगर डेल्टा का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो राइट साइड में जितने भी क्वांटिटीज है उनको मिनिमम होना पड़ेगा। अब ए तो एक कांस्टेंट है, ये कैसे मिनिमम होगा, आई एंड ई भी आपस में कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे आई एंड ई में क्या रिलेशन इंपोज करेंगे कि वो मिनिमम हो जाए। बट ये तो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है ना, ये रूट आई माइनस रूट ई किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है। अब आप मुझे बताइए कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर का मतलब समथिंग स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है मैथ्स में, उसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, बट 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। सो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ मैथ्स दैट समथिंग स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है उसके अंदर कुछ भी होना हो। अगर मेरे पास है समथिंग स्क्वायर, तो समथिंग स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है, समथिंग स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगा 0। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, अगर मुझे डेल्टा मिनिमम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर डेल्टा मिनिमम, तो इसको मुझे 0 पुट करना है, स्क्वायर वाले टर्म को रूट ओवर आई माइनस रूट ओवर ई का होल स्क्वायर को मुझे 0 पुट करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज रूट ओवर आई माइनस रूट ओवर ई का होल स्क्वायर। बोथ साइड में अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये कहा जाएगा रूट आई माइनस रूट ई इज इक्वल टू 0। सो ये रूट ई को ले तो रूट आई इज इक्वल टू रूट ई, बोथ साइड में स्क्वायरिंग करूं तो आई इज इक्वल टू ई। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, अगर डेल्टा मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आई इज इक्वल टू ई होना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होना पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दूं, आई एंड ई बराबर है लेट देन बी आई एंड ई तो इक्वल है ना, तो उनको आई बोलते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर मुझे डेल्टा मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन, तो कंडीशन क्या होगा, आई शुड बी इक्वल टू ई। सो अगर आई इक्वल टू ई है तो ये आई एंड ई की जगह भी आई पुट कर दो माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा 2i माइनस ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा मिनिमम जो आपने किया होगा, वो हमने ग्राफ से भी किया। तो मैं जो कंक्लूजन देना चाह रहा हूं, अगर मिनिमम डेविएशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, आई इज इक्वल टू ई इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन है उसके वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं मिनिमम डेविएशन में आता हूं, राइट। सो
सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन? सबसे पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो with increase in angle of incidence, angle of deviation first decreases, then becomes minimum, after which it increases. So with increase in angle of deviation, with increase in angle of incidence, angle of deviation first decreases, then becomes minimum, after which angle of deviation increases, right? The second factor is refractive index of medium, या फिर material. Refractive index is a property of material या फिर the material of the medium. So क्या होगा? अगर refractive index of the medium increase हो जाएगा, experimental factors है, अगर refractive index of the medium increase हो जाएगा, जिस medium का refractive index ज्यादा है वो क्या करेगा? ज्यादा deviate करेगा, so angle of deviation will increase. Angle of deviation will increase. अब दो materials है, एक नोट डाल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूँ. दो materials है, एक को बोला जाता है क्राउन ग्लास एंड एक को बोला जाता है फ्लिंट ग्लास. अब क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास ऑर्डिनरी ग्लास से थोड़ा सा अलग है. ऑर्डिनरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, क्राउन ग्लास का और थोड़ा ज्यादा है, फ्लिंट ग्लास का और ज्यादा है. सो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करूं तो वो फ्लिंट ग्लास का, एक मटेरियल है ग्लास का, उसका ज्यादा है कंपेयर टू क्राउन ग्लास. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर देन क्राउन ग्लास. इसलिए अगर फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से ज्यादा है, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कंपेयर करें, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है उतना एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता है. सो एंगल ऑफ डेविएशन भी फ्लिंट ग्लास का क्राउन ग्लास से ज्यादा होगा. सो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच मटेरियल ऑफ ग्लास, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास has more refractive index. Flint glass has more refractive index than crown glass, and that is the reason the angle of deviation in flint glass is more than crown glass. Which glass deviates the ray of light more? Flint glass deviates the ray of light more than crown glass. So angle of incidence के ऊपर डिपेंड करता है, refractive index of the medium के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? It also depends upon the wavelength of light, है ना? वो भी देखते हैं. ठीक है, ओके. So refractive index also depends upon, refractive index की बोल रहा हूँ, angle of deviation also depends upon the wavelength of light. अब अगर मैं विबजियो की बात करूं, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होगा. सो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर का होगा? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा वायलेट का, एंड सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा रेड का. सो विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस, due to which the angle of deviation also decreases. Violet color deviates more than red color. Violet color deviates more than red color. And last but not the least, it also depends upon angle of prism. And it's an experimental fact. आप फॉर्मूला से तो समझ नहीं पाओगे, याद ही रखना है आपको. अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होता है, if angle of prism increases, then angle of deviation also increases. So मैं summarize करना चाहता हूँ that angle of deviation depends majorly upon four factors. Number one, angle of incidence. On increasing angle of incidence, angle of deviation first decreases, then becomes minimum, finally increases. This is the graph, right? Second, it depends upon the refractive index of the material of prism. If the refractive index of the prism increases or refractive index of the material increases, then angle of deviation also increases. There are two special types of glass, crown glass and flint glass. The refractive index of flint glass is more than crown glass. Hence, flint glass deviates the ray of light more than crown glass. Then let us come to wavelength of light. On increasing the wavelength of light, refractive index of the medium decreases, and hence finally the angle of deviation also decreases. Violet का ज्यादा होता है, red का कम होता है. And angle of prism, with increase in angle of prism, the angle of deviation increases. It's an experimental factor. We don't need to worry about that. So I hope this is clear. And now let us just focus on something called minimum deviation. So एक heading ही डाल देते हैं, जो last heading है इसका, minimum deviation.
मिनिमम डेविएशन। तो ग्राफ से हमने क्या देखा, द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. सो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ that when angle of deviation is minimum, that happens only for one angle of incidence. Angle of deviation is minimum for only one angle of incidence because I is equal to E. So very important that angle of deviation is minimum only, and इसको हमने प्रूव भी किया मैथमेटिकली, only for a unique value of angle of incidence because I is equal to E, because I is equal to E. and अगर I is equal to E है so angle हमें तो पता है del is equal to I plus E minus A. So for minimum deviation I can say I is equal to E and let it be I. So I can say that what is the formula for angle of minimum deviation? This comes out to be 2I minus A. The formula for minimum deviation comes out to be 2I minus A. Very important, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? So हमने ये निकाल लिया I is equal to E. अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का भी रिलेशन देख लेते हैं. अगर ये मेरा प्रिज्म है A B C एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि हम चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो. एंगल ऑफ इंसिडेंस से I ये इधर जाना चाह रहा था, दिस विल ऐसे होगा. so ये मेरा डेल्टा 1, ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये पीछे डेल्टा 2, दिस इज E. क्योंकि I एंड E इक्वल है, हम सरफेस AB में स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. सरफेस AB में हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं. मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, मान लीजिए ये एयर है, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. सो क्या आ जाएगा, μ1 sin I is μ2 sin R. μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज 1 into sin I, एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ sin R1. so sin I comes out to be μ sin R1. this is first equation. Then we want to apply Snell's law at the interface AC. Interface AC में Snell's law हमें apply करना है. This is μ1 sin I is μ2 sin R. So what is μ1? μ1 is refractiveness of that medium. अच्छा, by the way, अगर आप ऐसे Snell's law यूज करने से habituated नहीं हो, you should watch my video on refraction. उसमें मैंने बताया ये μ1. तो जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है AC में, so this is μ and sin angle of incidence कितना है R2. μ2 फाइनली जिसमें जा रही है that is 1 into sin R, that is sin E. so 1 into sin E मतलब E is equal to R, that is sin R. so μ sin R2 is sin I. so sin I is μ sin R1 and sin I is μ sin R2. so इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ μ sin R1 is μ sin R2. μ कट गया, sin R1 is equal to sin R2. when sin of a particular angle is equal to sin of some other angle, this is only possible when R1 is equal to R2. तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रूव किया स्नेल्स लॉ से कि when minimum deviation happens at the position of minimum deviation, सबसे पहली बात I and E तो इक्वल होना ही पड़ेगा. Additionally R1 and R2 also has to be equal. Additionally R1 and R2 also has to be equal. Got it? And अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूं, so I is equal to delta 1 plus R1. so what is delta 1? I minus R1. and what is delta 2? delta 2 is E minus R2. since I is equal to E and R1 is equal to R2, so what is delta 1? That's I minus R. what is delta 2? E and R तो I तो equal है, I minus R. so दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन भी इक्वल है. तो मिनिमम डेविएशन के लिए पहले इतना नोट कर लो, स्नेल्स लॉ से R1 is equal to R2 हमने प्रूव किया. तो मैं जो कंक्लूजन देना चाहता हूँ फॉर मिनिमम डेविएशन, एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हम क्या क्या बोल सकते हैं. जब मिनिमम डेविएशन हो एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन,
at the position of minimum deviation of prism, what can you say? At the position of minimum deviation of prism, angle of incidence is equal to the angle of emergence. Angle of incidence is equal to the angle of emergence. Then you can say that angle of refraction of both the surfaces are equal. Angle of refraction of both the surfaces are equal. Then what can you say? You can also say that angle of deviation at both the surfaces are equal. Then you can say that the angle of minimum deviation is given by the formula 2i minus a. Angle of minimum deviation is given by the formula 2i minus a. And finally what can you say? Finally we can say कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म, इसका क्या होगा अगर ऐसे आया P Q, दिस इज एंगल I, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल E, ये R1, ये R2, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, तो क्या ये रिफ्रैक्टेड रे P Q R S, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म, क्या ये बेस के पैरेलल होगा? देखिए किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कि ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बेस के पैरेलल होगा जब मिनिमम डेविएशन होगा, बट मिनिमम डेविएशन इज नॉट द ओनली कंडीशन. मिनिमम डेविएशन तो होना चाहिए, एंड एडिशनली क्या होना चाहिए? एडिशनली ये प्रिज्म जो है इसको आइदर इक्विलैटरल और आइसोस्केलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये एंड ये पैरेलल है. ठीक है, सो हम बोलना चाहिए कि तो मिनिमम डेविएशन में इतना ही कुछ होगा. दिस इज द मिनिमम डेविएशन. अब अगर वो पूछे कि अंडर व्हाट कंडीशन, तो अगर मैं पहले प्रूफ करना चाहूं, मान लीजिए मेरे पास एक आइसोस्केलेस प्रिज्म है A, B and C. A, B and C. ये एंगल x है, ये एंगल x है. दिस इज आइसोस्केलेस प्रिज्म एंड दिस एंगल इज सम A. एंड ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे निकला. P, Q, R, S. And this prism is at the position of minimum deviation. That means this is I, and this is also I, and this is R, and this is also R. Because this prism, so we have an isosceles prism at minimum deviation. So I want to prove that QR should be parallel to BC. We want to prove that QR should be parallel to BC. So for that I have to prove that these two angles are equal. So what is this angle? This is 90 minus R1, 90 minus R actually, and this is 90 minus R. तो अगर मैं x को भी 90 minus R and x को भी 90 minus R प्रूफ कर दूं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एंड दिस टू विल बी पैरेलल. तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो इफ आई अप्लाई x है ना, सो ट्राइंगल ABC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सो a प्लस x इज 180, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस a and x comes out to be 180 minus a by 2. ठीक है, 180 minus a by 2. अगर मैं इसको भी ऐसा प्रूफ कर दूं, ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे, मान लेते इसको y y बोल देते हैं. सो इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, सो a plus 2y is equal to 180, so 2y is equal to 180 minus a, so y is equal to 180 minus a by 2. As you can see in this diagram, पहले हमने इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तो ये दोनों एंगल्स कितने आ गए? 180 माइनस a by 2. एंड फिर इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तो ये दोनों कितने आ गए? 180 माइनस a by 2. दैट मींस y एंड x आर इक्वल. हमने क्या प्रूफ कर दिया? y इज इक्वल टू x प्रूफ कर दिया. एंड अगर y इक्वल टू x है, दैट मींस ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तब ये एंड ये, दैट मींस QR एंड BC आर पैरेलल. तो हमने प्रूफ किया QR इज पैरेलल टू BC. बट मान ले कि अगर ये आइसोस्केलेस नहीं होता, ये x1 होता, ये x2 होता, तो क्या आप वो प्रूफ कर पाते? नहीं कर पाते. सो कब रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बेस के साथ पैरेलल होगा? रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म विल बी पैरेलल टू द बेस इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. वो तो होना ही है पहली बात, बट एडिशनली द प्रिज्म मस्ट बी आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल. अगर आइसोस्केलेस के लिए वैलिड है, ये x ये इसके लिए वैलिड है, तो ये x हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना. सो आइसोस्केलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा.
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीएसई में बहुत बार पूछा गया है. क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट condition the refracted ray inside the prism, under what condition the refracted ray inside the prism will be parallel to the base. Under what condition the refracted ray inside the prism will be parallel to the base? So we should write that in the position of minimum deviation, in the position of minimum deviation, provided that the prism is either isosceles or equilateral, provided that the prism is either isosceles or equilateral, otherwise नहीं होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा. मैं एक बार वीडियो को पॉज करके एक समरी दे देता हूं आपको कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल ही मन में बैठ जाए. ठीक है, सो थोड़ा सा क्योंकि बीच में कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लगा कि आपको दिक्कत आया होगा समझने में थोड़ा, तो मैं फाइनली आपको आईसीएससी के लिए कितने चीजें दिमाग में रखने हैं उसको एक समरी दे देता हूं. देखिए, दिस इज अ प्रिज्म, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट PQ is incident on the prism. At the first surface it bends towards the normal because it is moving from rarer medium to denser medium. Angle of deviation is delta 1, angle of refraction is R1. At the second surface, angle of refraction is R2, angle of deviation is delta 2, and angle of emergence is E. In general, I is not equal to E. In general, I is not equal to E. In general, R1 is not equal to R2. In general, delta 1 is not equal to delta 2. And in general, you cannot say that the refracted ray inside the prism is parallel to base. वो सब कुछ नहीं बोल सकते आप, वो सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए बोल सकते हो. एक प्रिज्म किसको बोलते हैं? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय हाउ मेनी सर्फेसेस? 5 plane surfaces with a triangular cross section. Cross section of the prism is triangular. What is the angle between two non-parallel surfaces of the prism called? It is known as the refracting angle of prism or just the angle of prism. In case of a prism, the refraction of light occurs at the non-parallel surfaces and hence the incident ray is not parallel to the emergent ray, rather the emergent ray is deviated towards the base. A prism kept in a rarer medium, always bends a ray of light towards the base. अगर हम mathematical relations की बात करें तो इस triangle में angle sum property use करके we'll get our first prism relations बोलते हैं A is equal to R1 plus R2 and the second prism relation is I plus E is equal to A plus delta. From this we can get that the angle of deviation is I plus E minus A. अब इसी angle of deviation को वो जो mathematics मैंने बताया था उससे minimize करेंगे and we can say that at the position of minimum deviation angle of incidence is equal to angle of emergence. ग्राफ से भी देख सकते हो that angle of deviation is minimum only for a particular value of angle of incidence because I is equal to E, and since I is equal to E the angle of refraction with both the surfaces are equal. ये minimum deviation के लिए है. Angle of deviation with both the surfaces are equal and angle of minimum deviation is given by the formula delta min is 2I minus A. Angle of deviation depends upon 4 factors. It depends upon the angle of incidence. If you want to draw a graph between angle of deviation and angle of incidence, this is the graph. This graph is not a parabola. This graph is asymmetric in nature. It is tilted towards the right. And from this graph, you can get 2 unique observations. That for a particular value of angle of deviation के किसी भी value के लिए कितने angle of incidence है? 2. Except minimum deviation. जब angle of deviation minimum है, तब कितना angle of incidence है? 2. But minimum deviation को छोड़ के कोई और value of angle of deviation में कितना वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 2. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है. सो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स मिनिमम फाइनली इंक्रीजेस. अदर फैक्टर्स आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस. अगर यहाँ पे हम क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर देन क्राउन ग्लास, हेंस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर देन क्राउन ग्लास. Wavelength of light. On increasing the wavelength of light, refractive index of the medium decreases, hence angle of deviation decreases. Violet light deviates more than the red light.
and angle of prism. On increasing angle of prism, the angle of deviation increases. So I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. मैंने आपको एक क्विक समरी दिया. इसके बाद आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए. बस एक वो ग्राफ वाले पॉइंट में जब एंगल ऑफ डेविएशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तब एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंड एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला है दैट इज आई प्लस ई माइनस है. इसी से अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो आपको I इज इक्वल टू ई पुट करना पड़ेगा. ये आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में दिक्कत आएगा. थोड़ा ट्राई कीजिए, डाइजेस्ट बिल्कुल हो जाएगा एंड समझ में बिल्कुल आ जाएगा. एंड आईसीएसई का जो एक थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, refraction of light occurs at the parallel surfaces, hence incident ray is parallel to emergent ray. Whereas in case of a prism, the refraction of light occurs at the inclined surfaces, hence incident ray is not parallel to emergent ray. बहुत ही सिंपल. एंड और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म होगा, क्या वो हमेशा पैरेलल टू बेस होगा? नहीं. बट लोग दिक्कत क्या कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं ये हमेशा नहीं होगा, बट तब होगा जब मिनिमम डेविएशन है. नहीं, दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन. रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस अंडर टू कंडीशंस. फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन तो मिनिमम होना चाहिए, एंड प्रिज्म को आइदर आइसोस्केलस और इक्विलैटरल होना पड़ेगा. सो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस only and only when the angle of deviation is minimum and what can I say, the prism is either equilateral or isosceles. So I hope आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा. I'll see you again in the next video. Till then, happy learning. Take care.